सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है AK उपाध्याय और आप देख रहे हैं गुरुजी IAS। दोस्तों, ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में अगला वीडियो है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दोस्तों, ये वीडियो आपके UPSC के मेंस और प्री पर्सपेक्टिव से होने वाला है। इस वीडियो में DPSP से जुड़े हर मुद्दे पर हम बात करेंगे, हर मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि DPSP को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया है, जबकि मौलिक अधिकारों को भी भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। DPSP भी किसी प्रकार के अधिकार हैं, उसी प्रकार से मौलिक अधिकारों से अलग इनको क्यों पढ़ा जाता है। संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ साथ DPSP को भी एक अलग अलग भागों में शामिल किया गया है। दोस्तों, हम जानने की कोशिश करेंगे कि DPSP को संविधान में क्यों शामिल किया गया है, संविधान निर्माताओं की क्या मान्यताएं थी, क्या धारणाएं थी, उनका क्या पर्सपेक्टिव था जिसकी वजह से उन्होंने मौलिक अधिकारों के होते हुए DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को शामिल किया। ये जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि वो नीति बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। अगर मैं संविधान में बात करूं कि इन्हें संविधान के किस भाग और किस आर्टिकल में शामिल किया गया है, तो इन्हें शामिल किया गया है संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में। हमने जब इनको शामिल किया, बहुत सारी चीजें संविधान निर्माताओं के सामने समक्ष थी। हमारा देश जब 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी कि इन DPSP को शामिल करना ज़रूरी था। जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, उसी प्रकार से DPSP को भी शामिल किया जाना था। ठीक है, अगर बात करता हूं इस टॉपिक पर, हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे कि DPSP को भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से अलग क्यों रखा गया है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि DPSP की जो धारणा है, जो व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है और ये राज्य को दिए गए निर्देश होते हैं कि राज्य जब भी किसी नीति या कानून का निर्माण करेगा तो इन DPSP को ध्यान में रखेगा। ठीक है, ये संविधान की मूल भावना में है, शामिल होते हैं। मूल भावना का मतलब होता है कि संविधान यानी बेसिक चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, यानी कि अगर उसमें छेड़छाड़ की जाए या फिर मैं ये कहूँ कि अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो मौलिक अधिकार क्या है, एक बेस है कि अगर इनको हटाना चाहे, अगर हटा दिया जाए तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी, है ना, उनके जो अधिकार हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसी प्रकार से अगर मूल अधिकारों को छोड़कर अगर DPSP को भी भारतीय संविधान से अलग किया जाए तो उसकी जो मूल भावना है, मूल भावना क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर कल्याणकारी राज्य की स्थापना ही इसका मूल उद्देश्य है और वही खत्म हो जाए तो काहे की मूल भावना, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है यथार्थवाद पर आधारित है। यथार्थवाद का मतलब समझते हैं। यथार्थवाद का मतलब होता है वास्तविकता, एक्चुअल में क्या चीज़ है ना। लेकिन इसमें पॉइंट को समझाते हुए बात करना चाहूँगा कि जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, संविधान का निर्माण कर रही थी, तो उस समय पर व्यवस्था ये थी कि हमने ये विचार रखा कि क्या मौलिक अधिकारों के साथ साथ DPSP को भी अनिवार्य बना दिया जाए। यही कहा जाए कि व्यक्ति को जिस प्रकार से मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं उसी प्रकार से DPSP यानी निदेशक तत्व भी प्राप्त हों। अब यहां पर समस्या ये थी कि अगर इन कल्याणकारी राज्य की मूल भावना को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया जाए तो फिर ये अनिवार्य हो जाएंगे, और अगर ये अनिवार्य हुए तो उसके बाद समस्या उत्पन्न होगी संसाधनों का वितरण करना, क्योंकि मौलिक अधिकार जो हैं वो पर्सन को प्राप्त होते हैं, यानी कि सिंगल टू सिंगल पर्सन को प्राप्त होते हैं, लेकिन DPSP एक ग्रुप को प्राप्त होते हैं, यानी एक समूह के लिए प्राप्त होते हैं। फंडामेंटल राइट्स व्यक्तियों को प्राप्त अधिकार हैं,
लेकिन ये जो डीपीएसपी है, निदेशक तत्व हैं, ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं कि राज्य किसी व्यक्ति के स्थान को ऊपर उठाने के लिए या कहूँ कि असमानता को दूर करने के लिए इनका प्रयोग करेगा, कानून का निर्माण करने के लिए इनका प्रयोग करेगा। ठीक है, और यही वास्तविकता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, क्योंकि हमारे पास उस समय पर्याप्त संसाधन नहीं थे। अगर हमारे पास पर्याप्त संसाधन होते तो हम डीपीएसपी को भी मूल अधिकारों की सूची में शामिल करते या उनको भी अनिवार्य बनाते। अगर किसी व्यक्ति को डीपीएसपी प्राप्त नहीं होते तो वो अदालत जा सके, जिस प्रकार से फंडामेंटल राइट को लेकर आज जाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे। हमारे पास क्या नहीं थे? संसाधन नहीं थे। अगर हमारे पास संसाधन होते, हम एक पावरफुल देश होते, जिस समय हम आज़ाद हुए थे 1947 में, है 1947 से 1950 तक अगर हम एक सक्षम हो चुके होते, हमारे पास संसाधन पर्याप्त होते, तो हो सकता है कि डीपीएसपी मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम जानते थे कि अगर किसी व्यक्ति के डीपीएसपी को अधिकारों की सूची में रख दिया गया, या फिर मैं कहूं कि उन्हें अनिवार्य बना दिया गया, तो ये समस्या उत्पन्न हो सकती है कि वो व्यक्ति अदालत जा सकता है। ये बात सरकार के ऊपर छोड़ दी गई, राज्य के ऊपर छोड़ दी गई कि अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास संसाधन हैं, तो आप लोगों को ये अधिकार या ये योजनाएं प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए कल्याणकारी कामों की स्थापना कर सकते हैं, जिससे उनकी असमानता में कमी आएगी, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। ये तभी हो सकता है जब राज्य के पास पर्याप्त संसाधन हो, राज्य के पास पैसा हो। अगर नहीं होगा तो फिर काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये एक बात और की गई कि ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। अब सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है, आप मुझे बताइए, है ना। अगर क्या है कि समाज है, ठीक है, अब समाज में क्या चीजें उत्पन्न हो रही हैं कि अगर मैं बात करूं कि समाज में एक कई प्रकार का असमानताएं व्याप्त होती हैं समाज में। जब हम समाज में आर्थिक असमानता को कम करेंगे, क्या करेंगे, आर्थिक समानता को लेकर आएंगे, तो उस समानता से लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। आर्थिक असमानता से उसके समाज में गरिमापूर्ण जीवन जीने की क्या मिलेगी, अवसर मिलेंगे, वो गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ वो अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकता है, अपने रहन सहन को बढ़ा सकता है। अब देखिए, समाज में आर्थिक लोकतंत्र, यहां पर आर्थिक ही क्यों कहा गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार की समानता आर्थिक समानता से जुड़ी हुई है। इसको इस प्रकार से समझते हैं कि मान लेते हैं कि आप गरीब हैं, ठीक है, आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप किस प्रकार से यह तय कर पाएंगे कि मेरा जीवन स्तर बढ़ सके? मानते कि नहीं मानते? अब यहां पर क्या है कि अगर सरकार ने लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया, तो क्या होगा, उन्हें खाने के लिए अच्छे से अच्छा भोजन मिल सकेगा, है ना। और ये जीवन स्तर कैसे बढ़ेगा, उन्हें रोजगार देकर। रोजगार मिलेगा तो वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ वो क्या कर सकता है, एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। भाई उसके पास पैसा है तो एजुकेशन फ्री में तो मिलेगी नहीं, वो प्राप्त कर सकता है, वो दिए सकता है अपने बच्चों को कि अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, है कि नहीं। अब उसके साथ साथ क्या होगा कि इसके साथ साथ ये समाज में क्या होगा, इसे अच्छी बेहतर स्थिति प्रदान मिलेगी, लोग इसका सम्मान करेंगे, इसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कथनों के बारे में जो अलग अलग इतिहासकारों या विचारकों ने दिए हैं। केसी वेयर ने नीति निर्देशक तत्व संविधान सभा के उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। इन्होंने कहा है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो डीपीएसपी है, वो संविधान सभा का जो उद्देश्य था भारत को बनाने का या भारत के लिए संविधान के निर्माण करने का, उन आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है जो ये बताता है कि हम भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए इसको संविधान में शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है
क्या है कि भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है, इनमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य समाहित है। ठीक है, यानी कि संविधान की अनोखी विशेषता है जिसमें यह बात की गई है कि राज्य कल्याणकारी होना चाहिए। ये बात कहाँ की गई है? नैतिक नीति निदेशक तत्वों में की गई है। जी ऑस्टिन यानी कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि निदेशक तत्व मूल अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट के तरह संविधान की आत्मा है। ठीक है, यानी कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने संविधान के इस भाग यानी कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है। टी कृष्णाचारी ने कहा है कि निदेशक तत्व संविधान निर्माताओं की भावनाओं का सच्चा कूड़ादान है। क्या है? सच्चा कूड़ादान है। किसकी भावनाओं का? संविधान निर्माताओं की भावनाओं का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वी.एन. राव ने जो मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने की बात की, वो क्यों की और किस प्रकार से की। देखिए, वी.एन. राव या मैं बात करता हूँ कि ये वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सलाहकार थे। इन्होंने कहा कि संविधान में 2 प्रकार के अधिकारों को समाहित किया जाना चाहिए। और ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और भारत से अलग होकर एक नया देश पाकिस्तान बना, तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे, हमारे पास उस प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं थी जो लोगों को हम प्रोवाइड करा सकें। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे पास जब तक संसाधन पर्याप्त नहीं होते हैं तब तक हमें संविधान में 2 प्रकार के अधिकारों को शामिल करना चाहिए। एक तो न्यायोचित अधिकार और दूसरे गैर न्यायोचित अधिकार। अगर हम न्यायोचित अधिकार की बात करूं तो वो क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार अनिवार्य हैं, यानी कि व्यक्ति को दिए ही जाएंगे, इनसे छीने नहीं जा सकते। ना ही व्यक्तियों को ये अधिकार मांगने पड़ते हैं। जैसे ही आप भारतीय सीमा में पैदा होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं, उस प्रकार उसी समय से आपको सभी के सभी मौलिक अधिकार ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति या राज्य इनका उल्लंघन करता है या आपसे छीनता है तो आप उसके अगेंस्ट में अदालत जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि मूल अधिकार व्यक्तियों के अधिकारों के लिए हैं, यानी व्यक्तियों के लिए हैं। उसी प्रकार गैर न्यायोचित अधिकारों की बात करूं तो ये डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि ये आपको पैदा होते ही या भारत का नागरिक बनते ही प्राप्त नहीं हो जाते। इनके लिए क्या करना पड़ता है कि राज्य को ये अधिकार दिया जाता है डीपीएसपी के तहत कि राज्य के पास जब संसाधन हो, राज्य पूरी तरीके से सक्षम हो लोगों को अधिकार देने के लिए, तब राज्य अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें व्यक्तियों को प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, अगर कोई राज्य इन्हें किसी व्यक्तियों को या ग्रुप को या समूह को प्रदान नहीं करता है तो आप इनके अगेंस्ट अदालत नहीं जा सकते। ये नहीं कह सकते कि मुझे राज्य ने ये अधिकार नहीं दिया है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पेंशन क्या है कि व्यक्तियों को दी जाती है। बात करते हैं वृद्धा पेंशन योजना की। कोई व्यक्ति क्या वृद्धा पेंशन जो व्यक्तियों को प्रदान करती है राज्य सरकार या राज्य, तो क्या वो सभी वृद्धों को प्रदान करती है, या उसके लिए एक निश्चित क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाला व्यक्ति ही पेंशन पाने का हकदार होगा या अधिकारी होगा। अगर किसी वृद्ध व्यक्ति को पेंशन नहीं दी जाती है तो क्या वो अदालत जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो उस क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता है। ठीक है, जो नॉर्म्स रखे गए हैं, जो ये रखा गया है कि भाई इसमें, या जैसे एक आर्थिक स्थिति रखी गई है कि 50,000 कमाने वाला, 50,000 से कम कमाने वाला व्यक्ति पेंशन का हकदारी होगा। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि समाज की भलाई के लिए किया जाता है, समाज को कल्याणकारी राज्य बनाना है। राज्य ये कहता है कि अगर आपके पास जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो आप हमारे पास आइए। समझ रहे? आप किसके पास आइए? आप हमारे पास आइए। अगर आपके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास आपके बच्चों को खिलाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप हमारे पास आइए, हम आपको देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं वृद्धा पेंशन योजना की। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की। कोई वृद्ध व्यक्ति सरकार से ये कहता है कि भाई हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है, हम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे, हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है। तो राज्य क्या कहता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको पेंशन देंगे, आपके महीने के खर्च के लिए हम आपको पैसे देंगे। उसी प्रकार से आपके घर वालों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप करने लायक नहीं हैं, हम आपको वृद्ध आश्रम में भी रखेंगे।
उसी तरीके से सरकार ये कहती है, राज्य ये कहता है कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो हमारे पास आइए, हम आपको रोजगार देंगे। सरकार क्या चला रही है? मनरेगा स्कीम चला रही है। नरेगा चला रही है कि नहीं चला रही है? उसमें लोगों को रोजगार दिया जाता है, लेकिन सभी को तो नहीं दिया जाता। जिस व्यक्ति को नरेगा या मनरेगा के तहत रोजगार नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वो व्यक्ति अदालत जा रहा है या जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो एलिजिबल ही नहीं है मनरेगा में काम करने के लिए। ये उस समूह के लिए बनाई गई योजनाएं हैं जो निचले तबके में आता है, जो अपना जीवन यापन करने में सक्षम नहीं है, जो अपना खर्च चलाने के लिए सक्षम नहीं है, उसे मनरेगा में शामिल किया जाएगा, जो एक निर्धारित इनकम से कम पैसा कमाता हो। उसी तरीके से सरकार ये भी कहती है कि अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते, तो हमारे पास भेजिए अपने बच्चों को। हम क्या करेंगे कि आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देंगे और उसके साथ साथ हम उनको मिड डे मील भी देंगे ताकि बच्चे स्वस्थ रह सकें। ये क्या है? ये उन्हीं डीपीएसपी के दायरे में आने वाली चीजें हैं, योजनाएं हैं। अभी सरकार ने क्या किया है कि आयुष्मान कार्ड योजना चलाई है, जिसमें क्या कहा है कि 1 साल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज आप करा सकते हैं आयुष्मान कार्ड के तहत। तो ये 5 लाख ही क्यों रखी गई? ये 10 लाख भी तो रखी जा सकती थी। ये निर्धारित जो एक क्राइटेरिया है, जो एक पैसे की निर्धारित क्षमता है, वो 5 लाख या 2 लाख या 10 लाख भी रखी जा सकती थी। लेकिन राज्य ने कहा कि मैं पर पर्सन 1 साल को 1 लाख रुपए देने के लिए ही एलिजिबल हूं, मेरे पास उतनी क्षमता है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड नहीं है तो क्या वो अदालत जा रहा है? ये कह रहा है कि भाई मेरा भी आयुष्मान कार्ड बनवाओ। अगर ऐसा कोई व्यक्ति लेकर अदालत पहुंचता है कि मेरा आयुष्मान कार्ड बनवाओ, आप उन्हीं को क्यों दे रहे हैं, तो अदालत क्या कहेगी कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो। हमने जितनी निर्धारित इनकम रखी है किसी भी व्यक्ति को इसमें शामिल होने के लिए, आप उससे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है? समझे? इसीलिए ये जो अधिकार यानी डीपीएसपी जो है या निदेशक तत्व जो है, ये राज्य को दिए गए वो निर्देश हैं जो राज्य अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को प्रदान करेगा उन योजनाओं को, जिन योजनाओं को प्राप्त करने के लिए या जिन लाभ को प्राप्त करने के लिए वो सक्षम है, वो एलिजिबल है। ठीक है, उसके पास पर्याप्त संसाधन है तो देगा। अगर भाई ऐसे समझो कि अगर मान लेते हैं कि आपके पास 1 रोटी है, तो आप दूसरों को तभी तो दे सकते हैं ना कि जब आपका पेट भरा हो, या फिर आपके पास एक्स्ट्रा चीज हो। आपके पास, आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके पास 1 रुपया तक नहीं है, और आपके पास कोई भिखारी आकर बोलता है कि भाई मेरे को पैसा दे दो, मेरे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप क्यों देंगे? जब आपके पास है ही नहीं, आप तब देंगे ना जब आपके पास होगा। यही कंडीशन, यही सोचते हुए डीपीएसपी को इसमें शामिल किया गया और मौलिक अधिकारों की सूची से अलग रखा गया। समझे? ये सोच समझ कर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आया उठा के और ये रख दिया कि चलो ठीक है रख देते हैं। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझने के बाद ही इन्हें अलग किया है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली समझते हैं कि भाई ये चीज है क्या, ये डीपीएसपी की जरूरत क्यों थी। हमारा उद्देश्य था कि भारत को, एक समाज को, भारतीय समाज को कल्याणकारी राज्य बनाना या कल्याणकारी समाज बनाना, लोगों को समानताएं उपलब्ध करवाना, लोगों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना। अगर 1947 से पहले की बात की जाए या संविधान लागू होने से पहले की बात की जाए तो हमारा समाज क्या था? परंपरागत समाज था। और परंपरागत समाज कैसा होता है? वो समाज जो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा हो, वही तो होता है। भाई हमारे यहाँ आप ये देखो कि रस्म रिवाज अपनाए जाते हैं, हमें नहीं पता कि क्यों शुरू किए गए थे। कुछ रिवाज, कुछ रस्म ऐसी हैं जो हमें आज तक नहीं पता कि क्यों होती हैं, लेकिन हम उनको निभा रहे हैं। उसी प्रकार से परंपरागत समाज था संविधान लागू होने से पहले। जो चीजें पहले से चलती हुई आ रही थी वही चीजें अभी भी चल रही थी। उस समाज में सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी, यानी असमानताएं थी। लोग बहुत गरीब, मिडिल क्लास, उससे ऊपर के लोग भी थे, जो अभी भी हैं। लेकिन उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि लोगों की इन आर्थिक विषमता को कम करने के लिए या उनको समाप्त करने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाए या लोगों के लिए काम किया जाए।
जैसे ही संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें एक चैप्टर आया डीपीएसपी, निदेशक तत्व। जैसे ही परंपरागत समाज में डीपीएसपी को शामिल किया गया, एक नए समाज का निर्माण हुआ और उस नए समाज का जो सिद्धांत, जो उद्देश्य था, वो था सामाजिक आर्थिक समानता और स्वतंत्रता को एस्टैब्लिश करना, व्यवस्थित करना, उसको लेकर आना, ठीक है, ताकि लोगों को और अधिक अवसर मिल सके अपने आप को विकसित करने के लिए। लोगों के अंदर जब उनके पास आर्थिक संसाधन होंगे, पर्याप्त अर्थव्यवस्था होगी, आर्थिक संसाधन होंगे, तो वो अपना विकास स्वयं कर सकते हैं, उन्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप मार्केट जाएंगे, कोई भी चीज खरीद कर लेकर आ सकते हैं, लेकिन जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप कैसे करेंगे? समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे ही परंपरागत समाज में डीपीएसपी को शामिल किया गया, संविधान में एक चैप्टर भाग 4 जोड़ा गया, तो एक नए भारतीय समाज की स्थापना हुई जिसका उद्देश्य था आर्थिक समानता और स्वतंत्रता को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। और जैसे ही डीपीएसपी जुड़ा, नया समाज बना, तो उसका यानी उस राज्य का स्वरूप हो गया कल्याणकारी, क्योंकि राज्य को अधिकार मिल गया। अब क्या हुआ था, इसमें चीजें और भी हैं, एक और पर्सपेक्टिव देखते हैं। अगर हम इसको राजनीतिक रूप में देखें तो लोगों को कौन व्यवस्था प्रदान करता है, कौन योजनाएं देता है, कौन ये घोषणा करता है कि हम आपको मनरेगा स्कीम चलाएंगे, कौन ये कहता है कि हम आपके लिए आयुष्मान कार्ड योजना लेकर आएंगे? कौन कहता है? राज्य कहता है। और राज्य लोगों को खुश करने, उनको स्तर बढ़ाने के लिए काम करेगा, तो उन्हें अगली सरकार में मौका मिलेगा जीत कर आने का, है ना। इसमें सिर्फ फायदा जनता का नहीं है, फायदा सरकारों का भी है, राजनीतिक पार्टियों का भी है, कि वो जितने अच्छे से लोगों को खुश कर पाएंगे उतने अच्छे से लोग उन्हें वोट दे पाएंगे। लोग राज्य कल्याणकारी भी होगा और उसी के साथ साथ जो हमारा उद्देश्य है वो भी पूरा होगा। जैसा नो, इसमें एक बात की गई नीचे कि ये विधायिका कार्यपालिका, यानी विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें क्या है? डीपीएसपी क्या है? सिफारिशें हैं, ठीक है। संविधान क्या कहता है कि राज्य को डीपीएसपी के आधार पर यह सिफारिश करता है कि आप क्या करें कि एक नीतियां बनाएं। जब आप नीतियां बनाएंगे तो हम आपसे ये सिफारिश करते हैं या आपको संवैधानिक निर्देश देते हैं कि नीतियां बनाते समय डीपीएसपी को आप ध्यान में रखेंगे। कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन्हें ध्यान में रखेगा, ठीक है। क्या कहा गया है कि ये विधायिका कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिश हैं और संवैधानिक निर्देश भी हैं, जिनका प्रयोग नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय क्या करेगा? राज्य इनको ध्यान में रखेगा। किनको ध्यान में रखेगा? डीपीएसपी को ध्यान में रखेगा। अगर राज्य ऐसा नहीं करता है तो फिर वो क्या हो जाएगा कि एक उसका उद्देश्य बदल जाएगा। उद्देश्य के हिसाब से कि भाई जहां तक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का सवाल है, अब वो कर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए राज्य करता है कि हम अपने टेरिटरी को या अपने क्षेत्र को कल्याणकारी बनाएंगे। राज्य सरकार ऐसा करती है, प्रांतीय सरकार जो होती है, केंद्रीय सरकार ऐसा करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिए। या हमारा मेंशन है यूट्यूब चैनल पर, हमने ईमेल आईडी मेंशन की हुई है कि आपका किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस क्लास को अगर आप देख रहे हैं तो मेरा उद्देश्य है कि आप घर से या जितना भी आपने पढ़ा है कि आप डाउट को यहाँ पर क्लियर करें। वीडियो को देखकर आप अपना डाउट लेकर घर नहीं जाएं। ये वीडियो को ऑफ ना करें, कमेंट करें, तभी कमेंट करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करते जाएं कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा है, ठीक है, शेयर करते जाएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, ताकि इसी प्रकार से हम अपने डाउट्स को क्लियर करते रहें, है ना। हम अपने जो नॉलेज है उसको एनहेंस करते रहें, जरूरी है, ठीक है। इसीलिए तो हम यूपीएससी करते हैं कि नहीं। जब तक हम इन बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक यूपीएससी क्रैक थोड़ी ना होगा। इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो पूरी दुनिया को ऐसे सिखा देता है, किसी व्यक्ति ने अगर पढ़ लिया, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आपको चीज़ें पता होंगी कि क्या चल रहा है, किस प्रकार से किस व्यवस्था को लाया गया है, ऐसा नो।
चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं कि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है। ठीक है, हम अभी पीछे देख चुके हैं, गैर न्यायोचित है, इनको लेकर आप अदालत नहीं जा सकते, लेकिन ये शासन व्यवस्था के लिए मौलिक सिद्धांत है। देखो क्या कहा गया है कि ये इनकी जो प्रकृति यानी डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो क्या है, गैर न्यायोचित है। आप अदालत नहीं जा सकते इनको लेकर या इनके उल्लंघन को लेकर, या आपको नहीं मिले तो अदालत नहीं जा सकते कि डीपीएसपी को लागू कराया जाए। लेकिन ये शासन व्यवस्था यानी सरकार में मूलभूत है, यानी कि मौलिक सिद्धांत है, यानी कि सरकार चलाने के लिए जो मौलिक सिद्धांत चाहिए होते हैं वो सिद्धांत डीपीएसपी ही है, जो हमें ये दिखाता है कि भाई अगर कोई राज्य सरकार है तो उसको काम किस प्रकार से करना है, उसको अपने समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति ये समझ ही नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से मुझे काम करना चाहिए, या मैं पीएम बन गया हूँ या सीएम बन गया और मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस प्रकार की नीतियां बनानी है, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा संविधान खोलेगा, संविधान का भाग 4 पढ़ेगा, डीपीएसपी पढ़ेगा और उसको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस प्रकार से काम करना है ना। तो डीपीएसपी में ऐसी शासन व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत है जिससे सरकार चलाई जा सकती है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि मैं पीएम बन गया और खाली बैठा हूँ ऐसे कि चलो ठीक है चल रहा है काम, ऐसा नहीं है। आपको नीतियां बनानी पड़ेंगी, आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे, और आप डिसीजंस तब तक नहीं ले सकते जब तक आप डीपीएसपी के बारे में नहीं जानते, लोगों के कल्याण के बारे में नहीं जानते। अगर आपको समाज का कल्याण करना है तो आपको डीपीएसपी के इन मौलिक सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या कहा गया है कि निदेशक तत्व भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सर्वप्रमुख आधार है, यानी डीपीएसपी ही एक आधार है, एक बेस है कि भाई कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस प्रकार से की जाएगी और क्यों की जाएगी। क्योंकि क्या है कि आकांक्षाओं का एक घोषणा पत्र है संविधान निर्माताओं की, समझे, क्योंकि उनकी आकांक्षा थी कि हम सब भारत को कल्याणकारी राज्य, सबको समान स्थिति में लेकर आए। ठीक है, लेकिन समाज अभी भी समान नहीं है, बहुत ज़्यादा ही ऊंच नीच भी है, लेकिन संविधान है तो कोशिश की जा रही है कि इनको हटाया जाए, असमानता को, विषमता को समाप्त किया जाए। ठीक है, इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखना है, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, ना कि पुलिस राज्य की। अब देखो इस पॉइंट को समझो, हम न्याय देते हैं, न्याय किस बेस पर दिया जाता है? क्या हम ऐसा करते हैं कि न्याय में सभी व्यक्ति समान होते हैं? हम कहते तो हैं कि भाई न्यायालय जो है उसके लिए सभी व्यक्ति समान हैं, अदालत के आगे सभी व्यक्ति समान हैं। आपने देखा होगा कि न्यायमूर्ति जो होते हैं उनमें उनकी आंख पर पट्टी, एक मूर्ति देखी होगी इस, है ना, देखिए उसकी आंख पर पट्टी बंधी होती है और तराजू रहती है हाथ में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अंधा है, इसका मतलब है कि कानून के आगे सभी व्यक्ति समान हैं और वो निष्पक्षता से न्याय करेगी न्यायालय, है ना। उसे न्यायालय की देवी कहा जाता है कि वो निष्पक्ष है, उसके लिए कोई अमीर कोई गरीब नहीं है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है। अगर वो व्यक्ति है तो सभी प्रकार के व्यक्ति को समान न्याय दिया जाएगा, इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी होती है। उच्च आदर्श कि भाई स्वतंत्रता को लेकर आना, समानता को लेकर आना, ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। क्योंकि अगर समानता होगी, स्वतंत्रता होगी, उच्च आदर्शों को अपनाया जाएगा तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना तो होगी। आप मुझे बताइए कि अगर आपने पुलिस कभी थाने में गए हो, पुलिस में गए हो, तो पुलिस किस प्रकार का व्यवहार करती है? अगर आपके पास पैसा है तो पुलिस आपके साथ अच्छे से व्यवहार करेगी, और ये रियलिटी है, ग्राउंड लेवल पर रियलिटी है। अब गांव में जाकर देखिए, जो गांव में किस तरीके से पुलिस उन पर अत्याचार करती है, मैंने फील किया हुआ है इसलिए मैं बोलता हूं। अगर आप पर कोई केस है तो आप उस केस को पैसे देकर खत्म करा सकते हैं, और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, रियलिटी है। सभी लोग जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर क्या होता है। इसीलिए डीपीएसपी का उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ना कि पुलिस राज्य की स्थापना करना।
और पुलिस राज्य की स्थापना क्या है कि जो भी व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती है। वो ये नहीं कह सकती कि फला आदमी को पकड़ के लेकर आओ, उसे जेल में डाल दो। किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए एक छोटा सा प्रोसेस होता है। कितने लोग हैं, कितने ऐसे गांव में कितने इन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है? नहीं। तो ये डीपीएसपी का उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों के वर्गीकरण की। संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, यानी वर्गीकरण का वर्णन नहीं है। संविधान में ये नहीं कहा गया है कि डीपीएसपी में जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको अलग अलग तरीके से रखे जाएंगे, लेकिन उनकी भावना, उनके विचार, उनकी स्थिति के आधार पर या उनमें जो विषय हैं उन विषय वस्तु के आधार पर इनको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। और पहली श्रेणी है समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ये 3 विचारधाराएं हैं जिन विचारधाराओं पर हम निर्देशक तत्वों को बांट सकते हैं, उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो जानते हैं कि समाजवादी क्या होते हैं। समाजवादी सिद्धांत में कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं, जैसे कि क्या है, अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और भी है। हमने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रखा है। ठीक है, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अब मुझे ये बताओ कि आय की असमानता किसके लिए कम की जाएगी? किसकी असमानता कम की जाएगी? किन लोगों की आय में असमानता है? लोगों की, जनता की। और अगर जनता, यानी जनता क्या है? समाज है। तो इस समाज की आय असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 38 में ऐसा कहा गया है, जो समाज से जुड़ा हुआ है। जो भी आर्टिकल लोगों की असमानताओं या ऐसे जो समाज को प्रदर्शित करता हो, समाज से रिलेट करता हो, वो सभी सिद्धांत समाजवादी सिद्धांत होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 39 कहता है कि समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता। निःशुल्क कानूनी सहायता किसको जरूरत है? निःशुल्क कानूनी सहायता की जनता को, लोगों को। और वो लोग जो गरीब हैं, अगर वो लोग न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे तो ये गलती किसकी है? सरकार की गलती है कि ऐसे भी लोग हैं जो अपना न्याय पाने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है, वो वकील हायर नहीं कर सकते। अब ये तो है नहीं कि भाई सभी लोग जाएंगे और अपना अपना केस लड़ लेंगे, हर किसी के बस की बात नहीं है। हर कोई कानून नहीं पढ़ कर आया है। अब गांव में देखो, उस समय की परिस्थिति जब संविधान बन रहा था, कितने लोग पढ़े लिखे थे उस वक्त? कितने लोग जानते थे कानून के बारे में? कितने लोग जानते थे कि हम अपना केस खुद से लड़ सकते हैं? और कितने सक्षम हैं? इसीलिए क्योंकि हम कानून को बहुत नहीं जानते हैं, हमने कानूनी पढ़ाई नहीं की है, हमने लॉ की पढ़ाई नहीं की है, इसलिए हम अपने न्याय पाने के लिए किसको हायर करते हैं? वकील को हायर करते हैं, है ना। तो सभी लोगों के लिए समान न्याय पाने के लिए सबको अधिकार है कि वो अपना वकील लेकर आए। सरकारी वकील क्या करते हैं? अब ये देखो कि अगर आप अदालत गए, आप पर केस हुआ और अदालत आपसे पूछती है कि भाई आपका वकील कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरे पास तो कोई वकील ही नहीं है। तो अदालत कहेगी कि क्या आपको वकील चाहिए? अगर कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, तो भाई उसे निःशुल्क एक वकील प्रस्तुत किया जाता है, जिस व्यक्ति की तरफ से वो वकील केस लड़ता है। उसे फीस कौन पे करता है? सरकार करती है। ये भी चीज़ है, ये भी समाज की भलाई के लिए है। ठीक है, कि समाज में न्याय व्यवस्था को इस्टेब्लिश किया जाए, न्याय व्यवस्था को समान रूप से देखा जाए। आर्टिकल 41 कहता है कि काम पाने और कुछ दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना। काम पाने, मैंने बात की थी क्या? काम कौन पाएगा? किसको जरूरत है काम की? लोगों को। कुछ दशाओं में लोक सहायता यानी पब्लिक सपोर्ट भी चाहिए होता है, सार्वजनिक सहायता भी चाहिए होती है। उन अधिकारों को संरक्षित करने की बात करता है आर्टिकल 41। ठीक है, आर्टिकल 42 की बात की जाए तो आर्टिकल 42 क्या है? काम की न्याय संगतता। किसकी? काम की न्याय संगतता, मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को काम चाहिए तो उसमें न्याय संगत होना चाहिए वो काम, उनमें मानवोचित दशाओं का उपबंध भी होना चाहिए, परिस्थिति देखी जानी चाहिए, प्रसूति सहायता का भी उपबंध किया जाना चाहिए महिलाओं के लिए। ठीक है, ये व्यवस्था कौन करता है?
आर्टिकल 42 करता है। पढ़ेंगे हम इसको आगे, आर्टिकल्स की जब बात करेंगे तब हम इनको और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 43 है जो क्या करता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात करता है, कि अपना जीवन यापन करने के लिए लोगों को, या कर्मकारों का मतलब होता है कि जो व्यक्ति एम्प्लॉय जो है जी, ठीक है, जो कामकार हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए निर्वाह मजदूरी आदि व्यवस्था करने का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांतों की। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, यानी कि जो विचारधारा गांधी जी की थी उन्हीं की कुछ विचारों को डीपीएसपी में शामिल किया गया, और वो आर्टिकल क्या कहलाए, गांधीवादी विचारधारा के आर्टिकल कहलाए। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निदेशक तत्वों में शामिल किया गया। जैसे आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों की बात आर्टिकल 40 करता है, और ग्राम पंचायत क्या है, आपको पता है कि स्थानीय सरकार या स्थानीय लोगों से लोग जुड़े हुए थे, गांधी जी जुड़े हुए थे, और गांधी जी कहते कि स्थानीय शासन होना चाहिए। ये उनकी मूलभूत धारणा थी, उनकी विचारधारा थी कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 47 कहता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों, यानी ऐसी सभी दवाइयों जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हों, और मादक पेय पदार्थों यानी अल्कोहल आदि के पदार्थों के उपभोग पर का प्रतिषेध किया जाए या उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, कि उन सभी हानिकारक औषधियों पर प्रतिषेध लगाया जाए जो लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती हैं। मादक पेय पदार्थों को भी बैन किया जाए या उनके उपभोग पर रोक लगाई जाए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को हानि ना पहुंचे। ठीक है, आर्टिकल 48 भी यही कहता है। आर्टिकल 48 क्या कहता है कि गायों और बछड़ों, क्या कहता है, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण एवं उनके वध का प्रतिषेध आदि। ठीक है, यानी गायों और बछड़ों के वध पर रोक लगाई जाए, अन्य दुधारू पशुओं या वाहक पशुओं की नस्लों की रक्षा की जाए। ठीक है, यानी जो अच्छे पशु हैं उनकी नस्लों की रक्षा की जाए, परिरक्षण किया जाए, और उनके वध पर रोक लगाई जाए, यानी उनकी हत्या पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा और भी आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत के हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही हैं जो हमने इसमें शामिल किए हैं। चलिए बात करते हैं आगे उदार बौद्धिक सिद्धांत की। किसकी? उदार बौद्धिक सिद्धांत। इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो उदारवादी विचारधारा से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 39A भी आता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी निःशुल्क विधिक सहायता की। ये उदारवाद ही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक आर्टिकल बौद्धिक सिद्धांत में आ गया तो वो विचारधारा या अन्य सामाजिक विचारधारा में नहीं जाएगा। नहीं, इनकी प्रवृत्ति के आधार पर इनको एक से दूसरे वर्ग में भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान सिविल संहिता की बात करता है, यानी किसकी बात करता है? सिविल संहिता की बात करता है। समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, यूसीसी इसको कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको पढ़ेंगे जब हम आर्टिकल्स की बात करेंगे। अगला है आर्टिकल 45 जो बालकों को निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। दोस्तों ये स्थान है, ठीक है, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, कि अगर कोई भी ऐसा स्थान या ऐसा मॉन्यूमेंट है जो राष्ट्रीय महत्व का है या कोई ऐसी वस्तु जो राष्ट्रीय महत्व की है, उसका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये भी तो उदारवाद है कि हम अपनी विरासत को संजो कर रख रहे हैं, हम अपनी विरासतों की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जिस प्रकार से हम अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से हमें राष्ट्रीय महत्व की प्रॉपर्टी, स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षित करके रखना है। ठीक है, आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना या उसका पृथक्करण करना। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आगे निदेशक तत्वों की विशेषताओं की। बहुत इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, हमने इन कुछ तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम अब फिर से डिस्कस करने की बात करें तो हमने ये भी देखा है कि इन तत्वों की जो विशेषताएं हैं वो गैर प्रवर्तनीय है, यानी इनको फोर्सफुली लागू नहीं कराया जा सकता। हमने बात की थी कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि राज्य डीपीएसपी को लागू करे,
लोगों के लिए योजना बनाए, ठीक है, लेकिन वो कब करेगा? वो तब करेगा जब राज्य के पास संसाधन होंगे, है कि नहीं? अगर राज्य के पास संसाधन ही नहीं है तो वो किस प्रकार से इन्हें लागू करेगा, लोगों को प्रदान करेगा? ठीक है, तो आर्टिकल 37 ये कहता है कि नीति निदेशक तत्व न्यायालय में स्वतः प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये अपने आप से लागू नहीं हो सकते। ये तभी लागू होते हैं यदि कोई कानून कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए निर्मित किया गया हो। ठीक है, यानी कि ये अपने आप से प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इनको लेकर अदालत तब जाया जा सकता है, या अदालत इनको प्रवर्तनीय तब कर सकती है, लागू तब कर सकती है यदि कोई कानून ऐसा बनाया गया हो जो कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए हो। ठीक है, भाई मान लेते हैं कि कोई ऐसा कानून है जो प्रभावी निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए निर्मित किया गया हो, ठीक है, तो उसको लागू करने के लिए किया जा सकता है, उसे प्रवर्तनीय हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे समाज में न्याय लेकर आना है, मुझे असमानताओं को खत्म करना है, तो उन असमानताओं को लागू करने के लिए, मुझे उन असमानताओं को लाने के लिए जिस भी कानून का निर्माण करना पड़ेगा, तो उस कानून का अल्टीमेटली मकसद है कल्याणकारी राज्य की स्थापना, डीपीएसपी को लागू करना, है कि नहीं? तब जाकर अदालत में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि भाई हम पर फोर्सफुली ये कानून लागू किया जा रहा है, तो नहीं, कल्याणकारी राज्य का निर्माण के लिए इस कानून को लाया गया है, इन निदेशक तत्वों को लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राज्य को नीति निर्माण के लिए निर्देश हैं, बात कर चुके हैं हम। ये राजनीतिक बहुमत को नियंत्रित करते हैं। अब देखो क्या बात है, राजनीतिक बहुमत को नियंत्रित करना। डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी यही कहा था कि निदेशक तत्व सत्ता में आने वाले किसी भी दल के लिए सीमा निर्धारित करते हैं। अब बात करते हैं कि ये क्या मतलब है। मैंने शुरू में ही बात की थी कि राजनीति से भी जोड़ सकते हैं, है ना? भाई मैं क्यों चाहूंगा कि मुझे कल्याणकारी राज्य बनाना है? वो इसलिए कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया है तो ठीक है, चलो मैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करूंगा। नहीं, 5 साल के लिए नहीं बना है, उसे आगे भी अपनी पार्टी को जिताना है। उसी तरीके से काम किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि अगर कोई सरकार अपनी नीतियों में इन निदेशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो अगले इलेक्शन में उन्हें सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता उनसे जवाब मांग सकती है कि भाई हाँ बताओ तुमने हमारे लिए क्या किया है, वोट तो मांगने आए हो, तुम बताओ क्या किया है। तो राजनीति को सीमित भी करती है, राजनीतिक दलों की सीमा को निर्धारित करती है कि तुम एक्स्ट्रा नहीं जा सकते, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है? संविधान के दायरे में रहते हुए काम करना है। और अगर आपको निदेशक तत्वों का यूज करना है या जनता के लिए कोई कानून बनाना है तो डीपीएसपी को शामिल करना पड़ेगा। आप डीपीएसपी को नेग्लेक्ट करके कोई भी कानून का निर्माण नहीं कर सकते, जनता के लिए योजना नहीं बना सकते। आप ये योजना नहीं बना सकते कि मुझे सिर्फ आयुष्मान कार्ड अमीर लोगों को प्रदान करना है। उनको क्या जरूरत है? अमीर लोगों को क्या जरूरत है कि वो आयुष्मान कार्ड के पर अपना इलाज कराएं? जरूरत है उन लोगों को जो अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना का विस्तार। देखिए, ये जो डीपीएसपी है वो प्रस्तावना निहित मूल्यों पर का विस्तार है, यानी प्रस्तावना में जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनका विस्तार डीपीएसपी है। प्रस्तावना में निहित है समाजवादी लोकतंत्र, ठीक है, की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समाजवादी शब्द जो प्रस्तावना में शामिल है, डीपीएसपी में भी शामिल है। अब समाजवादी लोकतंत्र तभी हो सकता है जब हम कल्याणकारी राज्य को बनाने की नींव डालें, या हम अपने अंदर ये भावना लेकर आए कि हमें क्या करना है, समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करनी है। समाजवादी लोकतंत्र, मैंने देखा था कुछ डीपीएसपी समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, और वही बात यहाँ पर भी लागू होती है ना? प्रस्तावना में समाजवादी लोकतंत्र की बात है, उसकी स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं डीपीएसपी कि किस प्रकार से समाजवादी लोकतंत्र बनाया जाए, किस प्रकार समाज में समाजवाद लाया जाए, ठीक है, लोकतंत्र लाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कहाँ पर? प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये वो 3 शब्द थे जो कब जोड़े गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़े गए थे 1976 में। कौन कौन से? एक तो समाजवादी, ठीक है, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द प्रस्तावना में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे 1976 में। ठीक है, आगे अनुच्छेद 40 में उल्लिखित स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 73वां और 74वां संशोधन लागू किया गया। मैंने क्या कहा था? 73वां और 74वां संशोधन क्यों लाया गया था? स्थानीय गवर्नमेंट के लिए लाया गया था। और 40 आर्टिकल यही कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। उसी से रिलेट करते हुए 73 और 74 संशोधन जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत का जिक्र है, ठीक है, इनको जोड़ा गया, इनको शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मौलिक अधिकारों एवं निर्देशक तत्वों के मध्य कुछ संबंधों की। ठीक है, अब क्या किया गया है? मूल अधिकारों की बात करें तो व्यक्तियों को अपने विकास के लिए आवश्यक एवं अनुचित नियंत्रण से परे उचित अवसर प्रदान करना है। ठीक है, लोगों को अपने विकास के लिए क्या करते हैं? आवश्यक जो भी अनुसूचित नियंत्रण है उन पर परे उचित अवसर प्रदान करते हैं कि कोई नियंत्रण नहीं होगा। अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप शिक्षा प्राप्त करिए, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप करिए, रोकेगा नहीं। ठीक है, आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। हमने मौलिक अधिकारों में देखा था कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, है कि नहीं? और उनमें ही आर्टिकल 19(1)(a) में ये व्यवस्था है और आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं और आर्टिकल 19(2) में 6 प्रकार की उन पर लगाई गए प्रतिबंध हैं। एक हाथ में आपको स्वतंत्रताएं दी जा रही है और दूसरे हाथ में आपको रोका जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं, आप सारे काम नहीं कर सकते। अगर आपको बोलने का अधिकार है तो आप किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। ये व्यवस्था संविधान में सोच समझ कर की गई है। निदेशक तत्वों की बात करें तो निदेशक तत्व क्या कहते हैं? ये एक कल्याणकारी समाज के लिए निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये मूल अधिकार व्यक्तियों के विकास के लिए आवश्यक है, जबकि निदेशक तत्व कल्याणकारी समाज के लिए आवश्यक है। इनका उद्देश्य ही समाज का कल्याण करना है, समाज को एक बेहतर स्थिति में लाना है। लेकिन मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर स्थिति में लेकर आना है। उसके विकास में आने वाली सभी अधिकारों को दिया जाता है जिनसे वो उन अवसरों को प्राप्त करता है जिससे वो अपना विकास कर सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों की न्यायोचित प्रवृत्ति और निदेशक तत्वों की गैर न्यायोचित प्रवृत्ति तथा अनुच्छेद 37 में वर्णित निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य के नैतिक बाध्यता दोनों के मध्य टकराव का कारण है। क्या कहा गया? देखो, मूल अधिकार न्यायोचित हैं जबकि डीपीएसपी गैर न्यायोचित है। ये बात हम कर चुके हैं। लेकिन आर्टिकल 37 क्या कहता है कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य की नैतिक बाध्यता दोनों के मध्य टकराव का कारण है। मूल अधिकार और डीपीएसपी में एक ही टकराव है, यानी कि ये टकराव है राज्य की नैतिक बाध्यता। ठीक है, इनसे क्या होगा कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक समाज के लिए, एक व्यक्ति के लिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है तो हमें क्या हो सकता है कि हो सके मौलिक अधिकारों को पीछे छोड़ना हो। इन दोनों में कौन सर्वोपरि है ये भी तो तय करना काम है, ये भी तो तय करना होना चाहिए कि अगर हमें दोनों के लिए कानून का निर्माण करना हो तो उस कानून से अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो फिर व्यक्ति क्या अदालत जाएगा? क्या उस योजना को समाप्त किया जा सकता है जो डीपीएसपी के दायरे में रहकर की गई हो लेकिन उससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो? क्या ये किया जा सकता है कि एक ही वर्ग के लिए अलग अलग कानूनों का निर्माण किया जा सकता है? मौलिक अधिकार तो मना करते हैं कि भाई नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये व्यवस्था टकराव का कारण है कि मौलिक अधिकार निदेशक तत्वों पर कौन सर्वोपरि है, कौन सर्वभारी है।
ठीक है, तो इसी के पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए और निर्णय भी हुए कि भाई हमें ये बताओ कि कौन सा इनमें सर्वोपरि है, हम किसकी बात माने, मौलिक अधिकारों की या नीति निर्देशक तत्वों की, कौन सर्वोपरि है, किस पर कौन भारी है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग फैसले दिए, अलग अलग मामलों में कई बार अलग अलग फैसले दिए और उसके साथ साथ कई प्रकार के संशोधन भी किए गए, संविधान में कानून भी बनाए गए। चलिए चर्चा करते हैं इस पर्सपेक्टिव पर कि दोनों में क्या विशेषताएं, क्या समानताएं हैं और कौन किस पर भारी है। ठीक है, संविधान के लागू होने के बाद से सबसे पहले 1951 में चंपाकम दोराईराजन मामले में इस पर चर्चा की गई। किस पर चर्चा की गई कि भाई इन दोनों का जो टकराव है मौलिक अधिकार और डीपीएसपी का, इस पर चर्चा की। कब की गई? 1951 में चंपाकम दोराईराजन मामले में, जिसके बाद से कई मामले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष गए, है ना। सबसे पहले हम इसी मामले की बात करते हैं, चंपाकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि निदेशक तत्व एवं मूल अधिकारों के मध्य विवाद में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। क्लियर हुआ? अगर मान लेते हैं फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, इन दोनों में टकराव है, तो अगर इन अधिकारों इनमें दोनों में टकराव है तो यह तय कर दिया गया इस मामले में 1951 में कि कुछ भी हो जाए मूल अधिकार डीपीएसपी से सर्वोपरि रहेंगे। ठीक है, मूल अधिकार ही प्रभावी रहेंगे। अगर इनमें टकराव भी होता है, कितना भी बड़ा टकराव होता है, तो आप इनसे बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आपको मौलिक अधिकारों की बात माननी पड़ेगी। ये व्यवस्था किसने की, ये फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया, चंपाकम दोराईराजन वर्सेस मद्रास राज्य 1951 में। उसके बाद एक और मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाता है, जिसे हम गोलकनाथ मामला 1967 का कहते हैं। ये 1967 का मामला था, गोलकनाथ मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग विचार दिए और कहा कि ऐसा बदला जा सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात यह कही कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। यहां पर यह स्पष्ट किया गया, स्पेसिफिकेशन किया गया कि अगर निदेशक तत्वों को लागू करना हो और संसद को यह आवश्यक लगे कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जाए, तभी हम निदेशक तत्वों को लागू कर सकते हैं। तो गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को यह अधिकार है ही नहीं। संसद कर ही नहीं सकती कि संसद ये कर ही नहीं सकती कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दे, उसको ये अधिकार नहीं है। उसी बात दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इसी मामले में कि प्रत्यादेश यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया और ये कहा सुप्रीम कोर्ट, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का मतलब होता है, यानी प्रत्यादेश का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में ही या पिछले निर्णय में ही सुधार कर सकती है, बदलाव कर सकती है। अब यहां पर हमें एक चीज नई देखने को मिली, वो थी प्रत्यादेश। क्या था? प्रत्यादेश यानी कि प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जिसका मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय में बदलाव कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को ही ये अधिकार दे दिया कि हम अगर पिछले समय में कोई और निर्णय दिया था लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से उस निर्णय को बदलना हो तो हम प्रत्यादेश अपने आप को देते हैं। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का क्या देते हैं? सिद्धांत देते हैं कि अदालत ऐसा कर सकती है कि वो अपने पुराने निर्णयों में बदलाव कर सके, सुधार करके एक नया निर्णय दे सके। ठीक है, इसी निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था, उसी निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए 1971 में यानी 1971 में 24वां और 25वां संशोधन अधिनियम पारित किए गए कि भाई सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को बदला जाए। और इस आधार पर इनमें दोनों अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने का प्रयास किया गया और संसद को यह अधिकार दिया गया कि या तो वो उनमें समाप्त कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 24वें संविधान संशोधन के तहत गोलकनाथ मामले के दिए गए फैसले के, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को बदला गया। ठीक है, संशोधन में यह कहा गया कि संसद को अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को समाप्त करे या उनमें कटौती करे। ठीक है, 24वें संविधान संशोधन में
जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में गोलकनाथ मामले में कहा था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। इसी व्यवस्था को 24वें संशोधन के तहत 1971 में बदला गया और कहा गया कि मूल अधिकारों को समाप्त या उनमें कटौती की जा सकती है। और कौन करेगा? संसद करेगी। ठीक है, ऐसी व्यवस्था की गई। उसके बाद 25वें संविधान संशोधन और किया गया और उसमें संविधान में अनुच्छेद 31C को जोड़ा गया। ठीक है, यानी अनुच्छेद 24 में सिर्फ कहा गया कि संविधान में बदलाव संशोधन करके मौलिक अधिकारों में कटौती या कमी या फिर उन्हें समाप्त किया जा सकता है। लेकिन 25वें संशोधन के तहत संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल? 31C। और इसके अनुसार अनुच्छेद 39B और 39C को लागू कराने वाली विधियों को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 या 31 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ये संशोधन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसमें संशोधन 25 में सिर्फ एक आर्टिकल जोड़ा गया 31C और ये कहा गया कि हम अगर 39B और 39C को लागू कराएंगे, उनमें जो समाहित विधियां हैं उनको अगर लागू कराना है तो इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह कानून अनुच्छेद 14, 19 या 31 में दी गए अधिकारों का उल्लंघन है। 14, 19 और 31 क्या था? ये मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन उस समय मौलिक अधिकार था जबकि हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको 14 समानता का अधिकार, 19 स्वतंत्रता का अधिकार और 31 संपत्ति का अधिकार और 31C एक आर्टिकल और जोड़ दिया गया 25वें संविधान संशोधन के तहत। और 39B और 39C को संपूर्ण पावर यानी कि एक अथॉरिटी, एक सुप्रीम पावर दे दी गई कि अगर हमें इन दोनों आर्टिकल्स को लागू करना हो और करने वाली विधियां बनानी हो कि भाई इन दोनों आर्टिकल को लागू करने के लिए हमें कुछ कानून बनाने की आवश्यकता है, तो उन कानूनों को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, और यह नहीं कहा जा सकता कि वे 14, 19, 31 का उल्लंघन करते हैं। देख रहे हो कि संविधान में बदलाव करके इन आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही निष्प्रभावी बना दिया गया। और कहा गया छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट को हम देख लेंगे अपने आप। यही तो व्यवस्था है भाई, यही तो क्या किया गया है, यही तो इसीलिए तो संशोधन किए गए कि सुप्रीम कोर्ट में पावर नहीं है, पावर हम में है, संसद में है पावर, जो संविधान को बदल सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट केवल संविधान की व्याख्या कर सकती है, परिभाषित कर सकती है, लेकिन उसे बदलने का अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है, 1971 के बाद एक और महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है। इस मामले को आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला 1973, ये आज तक का सबसे महत्वपूर्ण मामला है और आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसका फैसला सुनाया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला, मूल ढांचा, जिसे क्या कहा गया? बेसिक स्ट्रक्चर। अब इसको लाने का उद्देश्य तो आप समझ गए होंगे। 24 और 25 संशोधन को पढ़कर या समझकर आप ये समझ गए होंगे कि मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट क्यों लेकर आई होगी। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट क्या है, बाध्य हो गई सुप्रीम कोर्ट कि भाई 25वां संशोधन क्या कहता है कि उदाहरण के तौर पर 19, 14 और 31 आर्टिकल के उल्लंघन के आधार पर भी इन्हें संवैधानिक नहीं कर दिया जा सकता या अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। करो क्या किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को निष्प्रभावी यानी इनफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया? मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। और मूल ढांचे के सिद्धांत का मतलब होता है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं कर सकती। अगर ऐसा करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगा। ठीक है, क्या कहा गया? अनुच्छेद 31C के प्रावधानों को जारी रखते हुए
कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन मूल ढांचे के प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना करे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 में कही गई बात मान ली, स्वीकार कर ली कि चलो ठीक है भाई, हमने आपकी बात मान ली, हम आर्टिकल 31C को नहीं हटाएंगे और आप संशोधन भी करिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ बेसिक स्ट्रक्चर जोड़ दिया, सिद्धांत जोड़ दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन करने की अधिकारी है, लेकिन वह संशोधन मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए, या जो बेस है संविधान का, या जो नींव है संविधान की, उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट आपके उस कानून के बीच में आ जाएगी और अपना फैसला सुनाएगी, संविधान को परिभाषित करेगी और कानून की निष्पक्षता से जांच करेगी, जिसे कहते हैं समीक्षा करना, न्यायिक समीक्षा करना, जुडिशियल रिव्यू करना। और समीक्षा में अगर गलत पाया गया तो वो कानून समाप्त हो सकता है, या कानून का उतना हिस्सा समाप्त हो सकता है जितना हिस्सा मूल अधिकारों को प्रभावित करता है। समझे? क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और संशोधन किया गया संविधान में, जिसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। ये 1976 में लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि अनुच्छेद 31C को और अधिक विस्तारित कर दिया गया, यानी कि इसके दायरे को बढ़ा दिया गया, और इसको दायरे को बढ़ाते हुए अनुच्छेद 39B और 39C के स्थान पर भाग 4 में वर्णित सभी निदेशक तत्वों को सम्मिलित कर दिया गया। 25वां संविधान संशोधन क्या कह रहा था कि आर्टिकल 31C में सिर्फ ये बात की गई थी कि अगर राज्य सरकार या कोई भी सरकार 39B और 39C को लागू करने के लिए अगर कोई विधि बनाती है तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 31C को और अधिक विस्तारित करते हुए, या उसके क्षेत्र को बढ़ाते हुए, उसके दायरे को बढ़ाते हुए 39B और 39C के अलावा भाग 4 में जितने भी वर्णित निदेशक तत्व हैं उनको सभी को शामिल कर दिया गया, और कहा गया कि भाग 4 के किसी भी आर्टिकल को लागू करने के लिए अगर कानून बनाया जाएगा तो उसके लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 39 क्या है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व एवं नियंत्रण होना चाहिए, कि अगर सामाजिक धन है, सार्वजनिक धन है ना, तो उसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, उसका नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। और 39C कहता है कि धन का समान वितरण किया जाए, कि अगर सार्वजनिक धन है जो ऊपर 39B में जिसका जिक्र किया गया है, उसको सभी लोगों में या सभी समूहों में समान रूप से वितरित किया जाए। ये आर्टिकल 39 और B है जिसकी हम बात कर रहे थे इतने समय से। ठीक है, लेकिन इस विस्तार, कौन से विस्तार, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया जो विस्तार था अनुच्छेद 31C में, इस विस्तार को सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर दिया कि भाई चलो कर लो संशोधन, तुम, हम इसको मानते हैं, इससे इनकार कर देंगे। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दे दिया है। समझे? तो अभी तक क्या है, यानी 42वें संविधान संशोधन तक क्या है कि मूल अधिकारों पर डीपीएसपी प्रभावी हो रहे हैं कि नहीं। अलग अलग संविधानों में, संशोधनों में और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में अलग अलग मामला निकल कर सामने आया है, अलग अलग निर्णय सामने आए हैं। ठीक है, जिसमें हमने ये कहा कि अगर हम बात करें चंपाकम दोराईराजन मामले की, तो इसमें मूल अधिकार प्रभावी होंगे डीपीएसपी के ऊपर। ये बात हमने की थी कि नहीं, कि डीपीएसपी के ऊपर अधिकार यानी मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही चीजें बढ़ी तो मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त करने से मना कर दिया कि बिल्कुल भी राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती, संसद ऐसा नहीं कर सकती। गोलकनाथ मामले में भी यह व्यवस्था की गई कि नहीं। 1951-1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात की है कि आप मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, संसद को यह शक्ति नहीं है कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए उसे मौलिक अधिकारों को संशोधित करना पड़े।
और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को एक प्रत्यादेश का सिद्धांत भी दिया, यानी प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत दिया कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय में सुधार कर सकती है। लेकिन इन निर्णयों को निष्प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 1971 में 24वां और 25वां संशोधन किया गया कि नहीं? और उसमें संविधान में संसद को यह अधिकार भी दिया गया 24वें संविधान संशोधन के तहत कि मूल अधिकारों को समाप्त कर सकती है संसद और उनमें कटौती भी कर सकती है। और 25वें संशोधन में तो अनुच्छेद 31C जोड़ दिया गया और कहा गया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C को लागू करने वाली जितनी भी विधियां होंगी उनको इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के में समाहित अधिकारों का उल्लंघन है। देखिए कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बाद केशवानंद भारती का मामला आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 31 के प्रावधानों को जारी रखा, कहा कि हमें कोई मतलब नहीं है, आप संशोधन करिए। लेकिन उन संशोधन को किससे सीमित कर दिया? संविधान के मूल ढांचे से सीमित कर दिया और कहा कि नहीं, रेस्ट्रिक्टेड है आप जब उस लाइन तक, उस बॉर्डर लाइन तक संशोधन कर सकते हैं जिस बॉर्डर लाइन तक मौलिक अधिकारों के संविधान के मूल ढांचे को हानि नहीं पहुंच रही है। और जिस पॉइंट पर संविधान के मूल ढांचे को प्रतिबाधित किया जाएगा उस समय, उसी वक्त, उसी पॉइंट पर आपको रोक दिया जाएगा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया और 42 वाले संशोधन के तहत 31C के दायरे को और विस्तारित कर दिया गया और बढ़ा दिया गया। 39B, 39C के अलावा भाग 4 में वर्णित जितने भी DPSP के आर्टिकल हैं उनको समाहित कर दिया गया और उनको सबको लेकर क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। यानी कि 1971 से लेकर 1976 में आए 42वें संविधान संशोधन तक की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों पर DPSP हावी हो जा रहे हैं, हो रहे कि? लेकिन 1951 से 1967 तक की अगर मैं बात करूं तो DPSP पर मौलिक अधिकार हावी हैं, प्रभावी हैं। लेकिन इस प्रभाव को सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में असंवैधानिक और अवैध घोषित कर दिया। और जैसे ही संशोधन करने की शक्ति, यानी संसद की संशोधन करने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि भाई आप इस प्रकार से जो ये दायरा आपने बढ़ाया है 42वें संविधान संशोधन में, जो आर्टिकल 31 को आपने विस्तारित किया है, वो असंवैधानिक है, वो अवैध है। और इसके बाद फिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो DPSP पर फिर से मौलिक अधिकारों का प्रभाव हो गया और DPSP मूल अधिकारों के अधीनस्थ बने हो गए। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसके अलावा क्या कहा था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है, कि जो मूल अधिकार हैं और जो नीति निदेशक तत्व हैं ये संविधान के बीच, यानी इन तत्वों के बीच संतुलन का काम करते हैं। भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। ठीक है, इन दोनों के बीच वो बैलेंस बनाकर रखता है, वो कौन है? भारतीय संविधान है। मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व एक रथ के दो पहियों के समान है, ये एक दूसरे के से कम नहीं है। ठीक है, यानी एक दूसरे के से कम नहीं है, इन्हें एक दूसरे पर लादा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही इस फैसले को बदला या 42वें संविधान संशोधन के फैसले को, उसमें किए गए प्रावधानों को बदलना असंवैधानिक और अवैध घोषित किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है, यानी संतुलन, बैलेंस बनाने का काम करता है। मूल अधिकार और निदेशक तत्व क्या हैं? एक रथ के दो पहियों के समान है। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, ये एक दूसरे से कम भी नहीं है। अगर रथ के पहिए के समान है तो जितना पहला चलेगा उतना ही दूसरा पहिया भी चलेगा, एक दूसरे से कम नहीं है। एक भी पहिया निकाल दिया जाए तो रथ आगे बढ़ ही नहीं सकता, गिर जाएगा। और उसी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक दूसरे पर लादे नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे पर लाद दें कि हाँ भाई चलो ठीक है ये पढ़ा, ऐसा नहीं हो सकता है।
बैलेंस बनाकर रखते हैं दोनों संविधान में, तो ये बैलेंस के तौर पर ही इनको देखा जाए, संतुलन के रूप में ही इनको देखा जाए। अगला सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निदेशक तत्वों के लक्ष्यों के बिना मूल अधिकारों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात और जोड़ दी कि अगर हमें मूल अधिकारों की प्राप्ति करनी है या मूल अधिकारों में समाहित जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करना है, तो हमें निदेशक तत्वों के लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। इसके बिना हम कर ही नहीं सकते। मौलिक अधिकारों के दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें निदेशक तत्वों के लक्ष्यों की जरूरत होती है, इसके बिना हम नहीं कर सकते हैं। वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में इन फैसलों के बाद, इतनी चर्चाओं के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न संशोधनों के बाद क्या विचार निकल कर आता है, तो वर्तमान में मूल अधिकार निदेशक तत्वों पर प्रभावी हैं, यानी उच्चतर हैं, और लेकिन संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन करने की प्रवृत्ति को नहीं बदला, बस ये कहा कि मूल अधिकार डीपीएसपी पर उच्चतर हैं, लेकिन संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में अंतर की, उनमें क्या अंतर है, किस प्रकार से उनको अलग अलग देखा जा सकता है, इस बात का जिक्र करेंगे हम अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम ये पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी मेंशन्ड है यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट आप कर सकते हैं, मैं सभी कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा और सबके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में डीपीएसपी के नए पार्ट में नई एनर्जी के साथ। दोस्तों, पढ़ते रहिए। आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें बताइए। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प हुई हो तो हमें मैसेज ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें ये पता रहे कि आपको वीडियो से फ़ायदा पहुंच रहा है। ठीक है।